एक कॉन्फिडेंस आता है अपने ऊपर कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। ओके, आई हैव इन्वेस्टेड माय टाइम इन पर्टिकुलर थिंग एंड उसका रिजल्ट आया। सो जो भी फील्ड में आप आगे काम करेंगे ना, यू हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एज वेल एज योर पेरेंट्स कि कब तक घर वालों से पैसे मांगते रहेंगे। तो वो टाइम नेट जीआरएफ के अलावा मेरे हिसाब से कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो आपको वो स्कॉलरशिप इस लेवल की दे पाता है। टैलेंट सब में ऐसा नहीं है कि, बट ये है कि वो अपने, क्योंकि हर इंसान के अंदर ना कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनवरी 2025 में जो एग्जामिनेशन हुए उसके रिजल्ट्स आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सफलता मिली है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नेट क्रैक किया है, जीआरएफ क्रैक किया है और आज ऐसे ही दो प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं जिन्होंने इस अटेम्प्ट में नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया विद अ हाई परसेंटाइल और वी कैन से कट ऑफ। ओके, सो आज ऋषि और हरिकेश से हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसी थी। ओके, व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स दैट दे हैव लाइक लेट्स से फेस्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन और उसको ओवरकम कैसे किया, जो कि आपको भी हेल्प कर सकेगा। आप जब जून के अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे होंगे तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलतियां होती हैं यूजुअली प्रिपरेशन के टाइम पे और कैसे उसको हम ओवरकम करें, किस चीज़ तरीके से उसका ध्यान रखा जाए। सो चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों का वेलकम है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। सो ऋषि, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन जो है हमारे स्टूडेंट्स को दीजिए कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, स्टडी बैकग्राउंड वगैरह जो भी आप बताना चाहते हैं। मेरा नाम ऋषिराज है। मैंने इस बार यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम क्लियर किया था और मैंने अपना ड्यू से ग्रेजुएशन किया था, एसओएल से, और इग्नू से मैंने अपना मास्टर्स किया है। उसके बाद मैं अभी एमबीए में परस्यू कर रहा हूँ, वो फाइनल सेमेस्टर है अभी मेरा, और साथ ही साथ मैं बिज़नेस भी रन कर रहा हूँ, जो कि मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही अपने पेरेंट्स को ही बताना चाहूँगा। अभी तक उनको इसका कोई आइडिया नहीं है। सो मतलब ये जर्नी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी नहीं रहा, बट फिर भी मैं उसको पुश करता रहा और किसी तरह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक्चुअली ये मेरा कोई ड्रीम भी नहीं था कि मुझे ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना है। ये सिर्फ पेरेंट्स के लिए करना था कि उनको एक, जैसे मैं 15 साल से गाँव से बाहर ही हूँ, तो उनको एक लगता रहे कि कुछ तो हाँ, किया कुछ है। अचीव किया। गाँव में बहुत ज़्यादा सवाल होने लग गया था, हाँ। क्या कुछ नहीं करेगा, ऐसी बातें होने लग गई थी। तो दैट्स वाई फिर मुझे लगा कि ये करना चाहिए और फिर टेक्स्ट बुक के हेल्प से मैंने इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया। मैं डेली अगर 1 to 2 आवर ऑफ स्टडीज़ मैं करता था, जिसमें मैंने मैराथॉन्स देखे, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाए, और मैंने इसमें एआई का भी यूज़ किया था कि चैट जीपीटी के थ्रू मैं उसमें कर लेता था कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या ज़्यादा किस पे मतलब वेटेज है, तो उसके हिसाब से फिर मैं उसकी तैयारी कर रहा था। और उस हिसाब से फिर अभी जैसे क्वालिफाई हुआ, तो करना तो मुझे आगे बिजनेस में ही परस्यू करना है, बट मैं इसमें भी पीएचडी का वो करना चाहूँगा। ठीक ठीक, ग्रेट। सो मतलब आई वुड से कि डेफिनेटली जो भी आपका आगे के ड्रीम्स है, बिजनेस ओरिएंटेड आपका माइंड है, वो बहुत अच्छी बात है एंड इट्स अ गुड थिंग फॉर दिस पर्टिकुलर कंट्री बिकॉज एक्चुअली इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है जब क्या मतलब जब 12th करके निकलते हैं तो उनके दिमाग में क्लियर होता है कि सरकारी जॉब चाहिए या फिर उसी लाइन में जाना, और कहीं ना कहीं उससे एक्सेसिव कंपटीशन बढ़ रहा है और आई गेस प्रोडक्टिविटी भी एक प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर ऐसे माइंडसेट के हमारे पास लोग हैं तो बहुत अच्छी बात है एंड दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट्स, ग्रोथ ऑफ द कंट्री ऑल्सो। एक छोटा सा मुझे लगता है कि जैसे आपने बताया कि इस बार एग्जामिनेशन क्रैक हुआ तो ठीक है, जो भी आप लाइन में वर्क करना चाहते हैं, बट एक कॉन्फिडेंस आता है अपने ऊपर कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। ओके, आई हैव इन्वेस्टेड माई टाइम इन पर्टिकुलर थिंग एंड उसका रिजल्ट आया। सो जो भी फील्ड में आप आगे काम करेंगे ना, यू हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एज वेल एज योर पेरेंट्स कि ठीक है यार, इसने पढ़ाई की थी और कुछ किया है, तो आगे जो भी करेगा वो सोच समझ के और कुछ अच्छा ही करेगा, वहां पे भी सक्सेस अचीव करेगा। वही वैसा जैसे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो सेल्फ स्टीम है या सब बढ़ाने में ना टेक्स्ट बुक का मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प रहा। जो भी मतलब वो ताने सुन के गाँव घर के होते ना, वैसे सुन के फिर मेरे को यही था कि प्रूफ करना था बस। तो उसके लिए सिर्फ मैंने ये एग्जाम क्वालिफाई किया था कि यार एक बार ये हो जाए तो कोई शायद बोलेगा नहीं, सबका एक बार मुंह बंद हो जाए। मुंह बंद हो जाएंगे, क्योंकि बहुत जरूरी हमारे है। ना अभी कंट्री में या मोस्टली अगर बिहार यूपी में, बिहार से बिलोंग करता हूँ, बट मैं लास्ट 15 ईयर से दिल्ली में ही रह रहा हूँ। तो बिहार और यूपी में तो और ज़्यादा है कि अगर आप बिजनेस बोल दो तो लोग ऐसे सोचेंगे कि यार क्या बोल रहा है। हाँ। तो इसलिए मुझे लगता है ना, जो मेंटेलिटी है वो चेंज करना पड़ेगा। लोग ये बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा तो बिजनेस कर लेना। हाँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को ये बोल पाऊँ कि अगर कुछ नहीं होना तो जॉब कर लेना। अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है आपके घर की, या बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, तो जॉब मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है।
लेकिन नहीं तो अगर अगर सब खुद कुछ के भरोसे कुछ बैकग्राउंड कर अगर सकते हैं। ठीक है, करना चाह रहे हो तो आपको ज़रूर करना चाहिए और पेरेंट्स को भी इसमें सपोर्ट करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हरिकेश, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बारे में थोड़ा-सा बताइए कि आपका बैकग्राउंड वगैरह क्या रहा है? ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से किया है? मास्टर्स वगैरह? थोड़ा-सा हमारे यूज़र्स को बताइएगा। सर मेरा मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सर मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से किया हुआ था और उसके बाद में मैंने मास्टर्स अपना मतलब ग्रेजुएशन हाँ जामिया से किया ग्रेजुएशन था? मेरा जामिया से था और मास्टर्स मैं इग्नू से कर रहा हूँ हुँ। और साथ में मैं प्रिपरेशन में था, स्टेट पीसीएस के भी प्रिपरेशन में था और अभी मैंने 2 बार मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट भी मेरा नेट हुआ था और इस बार ये सेकंड अटेम्प्ट भी नेट हो गया है। नेट निकालना आई थिंक उतना ज़्यादा स्ट्रगल की बात नहीं है, जेआरएफ ज़्यादा ज़रूरी ज़्यादा है स्ट्रगल। और इस बार मेरा मास्टर्स भी कंप्लीट होगा जून में, तो मेरा भी है कि 100% 100% अपना तब देना तब तक है कि जेआरएफ करना हाँ, ज़रूरी अभी है। सही भी जेआरएफ है, देना मास्टर है। क्या अभी मतलब मेरे आपसे आप पीछे नहीं हैं, हाँ, आप टाइम के साथ हैं। जेआरएफ मतलब अभी नेट लाइक आपके मास्टर के साथ में अगर आपने नेट निकाला है तो दैट्स अ गुड थिंग। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, जहाँ पे वैकेंसी आ रही है वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपने मुझे बताया भी कि अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्स से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपना, जहाँ पे भी अपॉइंट, यस बिकॉज़ सर, ये ना टाइम बहुत वैसा होता है कि आपको छोड़ना नहीं है। यस हर सर, दिन, हर साल इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच यस रहे हैं सर, कि ठीक है, एक बार जेआरएफ होगा तब हम असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लगे, अरे नेट हो गया वो यस बेसिक सर, क्वालिफिकेशन है, असिस्टेंट प्रोफेसर करिए। पीएचडी में जब एडमिशन मिल जाए पीएचडी कीजिए, मतलब एनी हाउ यू हैव टू ग्रैब ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी। अच्छा, सर एक छोटा सवाल मैं पूछना चाहूंगा। अच्छा सॉरी, हाँ अगर कुछ बोलना सर मैं चाह ये कहना चाहता था कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, मतलब कट टू एज, कि अगर आप सोचेंगे कि मैं आराम आराम से करूंगा या ये पहले ये कर लूँ फिर ये रहे करूंगा, तो नहीं, फिर आप पीछे हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। है ना। कंपटीशन तो अपने समय पे होगा ही, आपको जून में एग्जाम देना ही है, आप कितने जून पहले से उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, ये बड़ी बात हो सही जाती है। बात है। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, जैसे इस बार आप दोनों ने ही नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है बहुत अच्छे नंबर के साथ में, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई जो सेल्फ एनालिसिस से ही पता चलती है, और वो सभी स्टूडेंट्स भी अपने आप में एनालाइज करेंगे। तो आप लोगों के हिसाब से वो एक ऐसी क्या कमी है, वन बाय वन आप लोग बता सकते हैं कि जो आपको लगता है कि जो हमने की और जो हम अगली बार नहीं करेंगे, बिकॉज दैट्स द लर्निंग ऑफ द लाइफ। ओके, वी ऑल मेक द मिस्टेक्स, ओके, मैं भी मिस्टेक्स करता हूँ, हम सभी मिस्टेक्स करते हैं, बट वी नीड टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड देन वी कैन चेंज द फ्यूचर फॉर आवर तो सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई हैव टू पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज, जो बच्चे ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़े होते हैं उनके दिमाग में एक सबसे मतलब मुझे लगता है कि जो गलत धारणा बनी होती है कि मैंने तो ग्रेजुएशन में सिलेबस पढ़ा हुआ है और यही सिलेबस नेट में पूछा जा रहा है तो मैं कर ले जाऊंगा। ये सबसे ज़्यादा बैक ले जाता है, क्योंकि दिक्कत क्या होती है सर, ग्रेजुएशन का जो हमारा सिलेबस है वो क्लास ओरिएंटेड है, कंपटीशन ओरिएंटेड नहीं है। और नेट का एग्जाम सर 10 के 10 सब्जेक्ट जो हम पूरे ग्रेजुएशन में पढ़े हैं 6 सेमेस्टर में, वो यहाँ एक 3 ही घंटे में लिखने हैं। तो इसके लिए मेरा मानना है कि आपके पास एक स्ट्रिक्ट रोड मैप होना चाहिए कि मुझे इस एग्जाम की डिमांड के अकॉर्डिंग ये पढ़ना है, और उसी लिए मैंने टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग भी ज्वाइन किया था, जो चीज़ आप स्ट्रेटजी मिलती रहेगी, एक हाँ, ब्लूप्रिंट एक आपको, प्रॉपर ब्लूप्रिंट रहेगा आपका, स्ट्रेटजी, आप डाइवर्ट नहीं होंगे, ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में सर थ्योरी इतना वास्ट है कि आप क्या पढ़ के जाएंगे। पता लगा अब थ्योरी में तो आप स्टेट भी पढ़ रहे हैं, सबऑर्डिनेटी भी पढ़ रहे हैं, नेट तो पूछ ही नहीं रहा है, एनटीए तो पूछ ही नहीं रहा, पॉलिटिकल थ्योरी तो आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है। सही बात तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, कंपैरेटिव में है। सबसे ज्यादा दिक्कत सब पबाइड में होती है। पबाइड का सिलेबस इतना बड़ा सर, जो सबसे रिनाउंड बुक होगी इंडिया के पबाइड की, मैं रूम की बसों की किताब उठा लूं तो 1500 पेज की है, कहाँ से खत्म कर पाऊंगा। मतलब वही कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, हाँ, और तो वो शार्पनेस रखना जरूरी है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। वो चीज आप मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में रह के खुद से करेंगे तो हो सकता है अटेम्प्ट वेस्ट जाएंगे, टाइम खराब होगा आपका, सीधी सी बात है। और अभी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी अच्छी वैकेंसीज इस बार मेरे हिसाब से, आई वुड से कि 2025 बड़ा लकी है कि बैक टू बैक सारे स्टेट्स के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आ रही हैं, ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में आ रहे हैं। तो दैट्स अ लकी थिंग कि अगर आप नेट नहीं निकाल पा रहे हैं और अपना वेस्ट कर रहे हैं अटेम्प्ट, तो समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ा लॉस में, बिकॉज बार बार इस कंट्री में बार बार असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज नहीं आ रही, जिसको स्पेशली जॉब करने की इच्छा है जिनको। हरियाणा में तो एक चांस फिर से मिल गया है, हाँ, फिर से ओपन हो गया, अप्लाई कर सकेंगे। चलिए, दूसरा सर मेरा मानना है कि बैलेंस बहुत जरूरी, पेपर 1 और पेपर 2, आप इसमें ना रहिए कि मैं पेपर 2 में जो है मेरा सब्जेक्ट है मैं 90 सही कर दूंगा, पेपर 30 मार्क वहां हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला सर। पॉलिटिकल साइंस में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कि नहीं होने वाला। अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो आपको दोनों में एक्सीलेंट रहना पड़ेगा, पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी, उसमें मतलब छोड़ने का, मिस्टेक करने का चांस ही नहीं रह गया, खास करके पिछले 2 बार के रिजल्ट के हिसाब से देखिए। ऋषि, आपके हिसाब से वैसे तो आपका ओरिएंटेशन आगे अलग है, बट फिर भी आपके हिसाब से कि क्या ऐसी कोई कमी चीज रह गई? वैसे आपने नेट क्वालिफाई किया, वो भी अपने आप में एक अच्छा अचीवमेंट है आपके हिसाब से, जितना आपने तैयारी की। आपके हिसाब से अगर जेआरएफ में
क्या कमी ऐसी हो सकती है कि जेआरएफ शायद तक कहीं कुछ मार्क्स से सर रह जैसे गए? मुझे तो वैसे जेआरएफ के लिए कोई ड्रीम ही नहीं था, कोई ड्रीम। परस्यू नहीं करना था, पर जिन्होंने जैसे इन्होंने बताया, हम्म। बिल्कुल इन्होंने सही बताया कि मतलब हमें सही जगह पे ना एक ढूंढना जो पड़ता है कि यार कहाँ से पढ़े, कहाँ से, वो ढूंढने में भी काफ़ी टाइम चला जाता है। मेरा ये 3rd अटेम्प्ट था, तो मैं भी बहुत जगह ढूंढ रहा था। मैंने अनअकैडमी पे भी कोचिंग एक बार वो किया था ज्वाइन करने का, लेकिन फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने छोड़ दिया उसको। मैं ऐसे ही ढूंढता रहा कहाँ से करूँ, कहाँ से। तो लास्ट में जाके जब मुझे टेक्स्ट बुक दिखा कि यार यहीं से देखता हूँ, फिर मैंने सर सिर्फ सबसे पहले आपका ही देखा था। तो जब मैंने आपका देखा तो मुझे लगा यार ये बहुत सही पढ़ा रहे हैं, मैं इसी से करूँगा। वो तो मेरा फ्री कोर्स था, मतलब यूट्यूब पे तो फ्री कंटेंट जो हाँ। था उससे मैं कर रहा था, जो भी आप फ्री क्रैश कोर्स भी उस पर कुछ वीडियोज आपके थे, फिर मॉक टेस्ट, मैराथन्स, तो मैं उससे कर रहा था। फिर मेरे को लगा यार अगर मुझे जेआरएफ करना है तो मैं सबसे पहले तो आपका प्रीमियम कोर्स लेता। अगर मुझे अभी भी अगर करना होगा तो मैं पहले प्रीमियम कोर्स लूँगा, कि अगर फ्री में मैं अगर नेट तक पहुँच सकता हूँ तो प्रीमियम वाला लेके मैं ज़्यादा आगे जा सकता एक्सेल हूँ। मिलेगा उसमें, एक और एक्स्ट्रा उसके एडवांटेज बाद आपके पास। टाइम जो मैं 1 से 2 घंटे दे रहा था, मुझे एक तो वो बढ़ाना होगा। तो सबको एक कंसिस्टेंसी बना के रखनी होगी। मेरा ये था कि मैं 1 घंटे कम से कम पढ़ूंगा ही, कुछ भी हो, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं वो तो करूंगा ही। तो जिनको जेआरएफ करना है उनको ऑब्वियसली ज़्यादा देना होगा, 4 घंटे 8 घंटे कितने भी हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन। तो वो कंसिस्टेंसी एक बना के रखनी होगी और सही जो भी प्लेटफॉर्म है उनको फॉलो करना होगा टाइमली। एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा ऋषि, आपने वैसे मुझे बिजनेस वाला एस्पेक्ट बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब आई लाइक बहुत रेयरली ऐसे स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं जो पढ़ाई के साथ में एक छोटा सा सजेशन मैं दूंगा, जेआरएफ डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा जून में। रीजन बीइंग, बिजनेस को डेवलप होने में और बिजनेस को वर्क करने में ना टाइम लगता है, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इतने इजीली नहीं हुआ था। तो मीनवाइल आपके पास ना एक फाइनेंशियल सपोर्ट रहेगा जेआरएफ बहुत, क्योंकि यहाँ कहीं भी पीएचडी ज्वाइन कीजिए, जेआरएफ से जो भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आपका पीएचडी उधर कल के दिन नाम के आगे डॉक्टर लगेगा। भले आपको एकेडमिक फील्ड में आगे जाना नहीं जाना, बट ठीक है, नाम के आगे डॉक्टर है, आप कहीं से पीएचडी करेंगे, आपको वो 5 साल जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा ना, वो बाकी आपके मेंटल स्ट्रेस और आपके घर वालों का प्रेशर, आपके गांव वाले का प्रेशर जो भी है वो, तो आई वुड रिकमेंडली, मतलब मैं आपको क्या सभी को रिकमेंड करता हूं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो कहीं भी, अगर आपको लगता है तो नेट जेआरएफ इतनी प्यारी जगह है ना, अगर आप जेआरएफ करके चुपचाप से स्कॉलरशिप उठाइए, थोड़ा बहुत पीएचडी पे भी ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि सरकार का पैसा वेस्ट कीजिए, थोड़ा बहुत जितना वक्त मिल रहा है पीएचडी पे लगाइए, बट वो जो फाइनेंशियल सपोर्ट है ना इस एज में, जो आपका 25 से 26 27 के जो स्टूडेंट्स रहते हैं ना, जो उस एज में घर वालों से पैसा मांगना बड़ा बुरा लगता है कि कब तक घर वालों से पैसे मांगते रहेंगे। तो वो टाइम नेट जेआरएफ के अलावा मेरे हिसाब से कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो आपको वो स्कॉलरशिप इस लेवल की दे पाता है। 8-10 हज़ार रुपए कोई भी स्कॉलरशिप दे देगा, बट 40,000 रुपए 50,000 रुपए स्कॉलरशिप आपको कौन दे रहा है? तो फिर मेहनत ना करने का बहाना क्या है? ठीक है, अगर आपको लगता है कि यार इस एग्जाम की तैयारी करना है, मुझे बड़ी कठिनाई हो रही है, तो कठिनाई क्या है? वो आपकी लाइफ को इजी कर देगा, आपके घर वालों को खुश रखेगा कि यार चलो यार बच्चे को स्कॉलरशिप मिल रही है। सैलरी नहीं मिलती लोगों को आज के जमाने में इतनी, ठीक है, गेस्ट फैकल्टी की सैलरी नहीं होती जितनी जेआरएफ की स्कॉलरशिप है आज के वक्त में, ठीक है। सो इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, और मुझे उम्मीद है कि आप दोनों भी आगे चल के जेआरएफ के लिए उतनी ही मेहनत करेंगे, जैसे भी जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए। एक मॉक टेस्ट को लेकर आपने थोड़ी सी बात बताई थी, जो कि सो अभी इस बार जैसे आपने बताया भी थोड़ा सा मॉक टेस्ट में लूज रहा, सो मैं वही उस पर थोड़ा सा सवाल करना चाहूँगा कि क्यों आपको लगता है कि मॉक टेस्ट आपने इतने ढंग से नहीं लगा पाए इस बार, और क्या आगे की अप्रोच होना चाहिए आपके हिसाब से? सर मैंने अभी बोला ना कि वो ग्रेजुएशन वाला ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पढ़ा हूँ, सारा सिलेबस क्वेश्चन पढ़ा कर हुआ लेंगे, है, हाँ। कर लेंगे। पर ड्यूरिंग एग्जाम जो सबसे बड़ा प्रेशर होता है कि आप स्ट्रेटजी बना के जा रहे हैं कि मैं पहले पेपर 2 करूंगा, बाद में पेपर 1 करूंगा। सर पेपर 2 बहुत लेंदी होता है और उसको करते करते आप एकदम से एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एग्जॉस्ट होने के बाद आप डीआई का क्वेश्चन उठाते हैं, पहले ही क्वेश्चन हिम्मत हार जाते हैं, करेक्ट ऑप्शन नहीं आ रहा है, हाँ। वहीं पर टूट गया सारा टूट खेल। गया, ठीक है। सब जेआरएफ तो वहीं खत्म हो गया। अगर डीआई का क्वेश्चन आप करते हैं और 5 क्वेश्चन में से 2-3 के आप ऑप्शन ना सर्च कर पाए, क्योंकि आप वहाँ टाइम वेस्ट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ऑटोमेटिक प्रेशर क्रिएट होगा, आप लास्ट मोमेंट पे पेपर 1 नहीं हैंडल कर सकते। तो आई थिंक मॉक इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पेपर 2 को अपने जल्दी से जल्दी बाइंड अप कर सकें और पेपर 1 करने के लिए प्रेशर ना ला। पेपर 1 इजी होता है, आप थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे सर, मुझे लगता है पर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस तब आएगा जब मॉक आपने लगा रखा पर वो प्रेशर में पेपर 1 बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा। दबाव अगर है तो फिर वो नहीं काम कर पाएगा। ये सबसे बड़ी कितनी भी अच्छी तैयारी है, कितना भी टैलेंटेड है, कई बार मतलब टैलेंट सब में ऐसा नहीं है कि, बट ये है कि वो अपने, क्योंकि हर इंसान के अंदर ना कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को आपको पहले आइडेंटिफाई करना, नहीं तो एग्जाम के हॉल में जब वो निकलेंगे ना, बिकॉज एग्जामिनर क्या करता है ना, 4-5 ऐसे टफ क्वेश्चन पहले डाल देगा। अब वो वहीं 4 क्वेश्चन देख के दिमाग खराब हो गया कि जैसे उन्होंने बताया कितनी अच्छी बात कि वहीं आपका कॉन्फिडेंस लो, बिकॉज आप ऑलरेडी 100 क्वेश्चन कर चुके हैं, आप इतना ऑलरेडी थके हुए हो, दिमाग काम नहीं कर रहा है, बट फिर भी क्वेश्चन करना है, प्रेशर लग रहा है कि अच्छा टाइम बढ़ रहा है, घड़ी देख रहे हैं, तो वो सारी चीजें
जो चीज़ें बन सकती हैं ना वो भी खराब कर देते हैं। और सर दूसरा क्या है कि पेपर 2 जो है मेरा सब्जेक्ट का जो है वो तो एक माइंड मेकअप रहता है कि हाँ ये पॉलिटिकल साइंस है मैं कर रहा हूँ ठीक है कर ले जाऊंगा। पेपर 1 से बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। आपको कैलकुलेशन भी करना है, आपको पैसेज भी पढ़ना है, आपके पास फैक्चुअल क्वेश्चन भी हैं, पूछ लिया कौन सी यूनिवर्सिटी कब बनी थी सीक्वेंस में लगाना है। सर एनवायरनमेंट के भी क्वेश्चन हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उथल-पुथल वाला एक तरीके से रहता है, तो उसके लिए उसी तरीके से थोड़ा-सा प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। मैं यही कहूँगा माइंड कि रिएक्ट हाँ, कर डेली सके। मतलब एटलीस्ट 1 डेढ़ घंटे जो है पेपर उनको डेली दीजिए। अभी आपके पास एग्ज़ाम में 100 दिन है, तो मतलब आने वाले 100 दिन तक 1 डेढ़ घंटा भी अगर आप डेली देंगे तो मेरे हिसाब से 50 में से 40 क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएंगे। बस कंसिस्टेंट रहिएगा, ये नहीं कि पेपर उनको इग्नोर कर दें, पेपर 2 में मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो मज़ा करते हैं, वो वाला मज़ा नहीं तो फिर वो सज़ा मिलेगी, फिर 6 महीने फिर तैयारी करनी पड़ेगी, फिर वो आप खुद डिसअपॉइंट होते हैं कि यार पेपर 2 में इतना अच्छा हो गया था, पेपर 1 में नहीं हो पाया इसलिए। तो वो एक्सक्यूज आपके पास नहीं रहेगा अगर आप अभी से 1 डेढ़ घंटा डेली प्रिपरेशन में देते रहेंगे तो। मेरे केस में तो उल्टा था। मेरे केस में मतलब फर्स्ट पेपर मुझे ज़्यादा इजी लगता था एज कम्पेयर टू सेकेंड। तो मतलब हर बार मेरा यही था 35 to 40 के अराउंड मेरा उसमें सही हो ही गया था। 3 अटेम्प्ट मैंने दिए हैं, तीनों में लगभग मेरा ऐसा ही स्कोर था। तो मुझे लगता है कि जो अगर साइंस बैकग्राउंड से हैं शायद उनको एक एज मिलता होगा, उनको एक्स्ट्रा एज मिलता है थोड़ा सा। इस वजह से। और बाकी पॉलिटिकल साइंस तो बट ये है कि अगर साइंस बैकग्राउंड को पेपर 1 में एज मिलता है तो पेपर 2 में उतना ही उनको स्ट्रगल में होता है, बिकॉज उतने ही कॉन्सेप्चुअल चीजें समझना, थ्योरी को समझना। बिकॉज लाइक आई वाज आल्सो फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड। ओके, जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो पहली बार मतलब उससे पहले 12th तक मेरा ही पीसीएम था, बट वो बैचलर्स में जब जाके पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, फिर मास्टर्स में पढ़ा, तो फिर वो तब जाके उसका स्ट्रेंथ बना। नहीं तो पहले तो आपको लगता था कि यार थ्योरी कॉन्सेप्ट क्या ही पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो सबके अपने अपने एडवांटेजेस हैं, सबके डिसएडवांटेजेस हैं। बस ये कि आपके जो एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस है, कैसे आप उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं एंड कैसे आप उसको वर्कअप करके रिजल्ट्स और क्रिएट कर पा रहे हैं। सो बस आखिरी में मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक करके जो भी आप जिसको भी क्रेडिट देना चाहते हैं, वैसे तो आपने बताया कि आपने प्रिपरेशन की है, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ में क्लासेस ली हैं, नोट्स पढ़े हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी बहुत डेडिकेटिवली, जितनी शिद्दत से क्लासेस को सिंसियरली अटेंड किया है, नोट्स को कवर किया है, मॉक टेस्ट लगाए हैं, उतना ही आप लोग भी करेंगे और डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आपका भी आएगा। लास्ट में 2 लाइन बोलना चाहूँगा। एक तो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, और एक फिर उसके बाद अभी प्रिपरेशन वालों के लिए तो मैं वही बोलना चाहूँगा जो बहुत टाइम से चला आ रहा है कि कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो अगर किया जाए, अगर मेहनत लग के किया जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हो। और एक ये मैं अपने जो भी लोग ताने मारते हैं, आपके इस केस में भी होता होगा, कहीं से आग वो जलानी है अपने अंदर, तो आप वही आग जला लो कि यार कोई ताने मार रहा है, कहीं से कुछ रीज़न बना लो, एक वाई जो ढूंढते हैं ना लोग, तो मैंने वही बनाया कि यार मेरे लिए यही है। जो लोग समझ रहे हैं ना कि ये कुछ नहीं करेगा, तो एक मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा। अभी उसमें मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दो। अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दो। मैं खुद लौट जाऊँगा, मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है ये ज़माना, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है ये ज़माना। मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, अरे पहले मेरा नाम तो होने दो। थैंक यू टेक्स्ट बुक। चलिए, सो आपके लिए अगर किसी को भी आप क्रेडिट देना चाहते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स किसी का भी अगर आप नाम लेना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म इज ओपन टू यू फॉर इन दिस प्रिपरेशन। अगर किसी ने आपकी मदद की है, आपके फैमिली फ्रेंड्स वाला, तो टेक्स्ट बुक का तो आपने बता ही दिया, बट बाकी इसके अलावा अगर किसी और को आप डेडिकेट करना चाहते हैं सक्सेस तो। सर परिचित तो जो बच्चे प्रिपरेशन में है, मैं आप अपने जैसे स्टूडेंट के लिए कहना चाहूँगा कि अगर आपका एकेडमिया में ज़रा भी इंटरेस्ट है तो आप ये मान के बिल्कुल ना चलिएगा कि मैं नेट का एग्ज़ाम दूंगा, मेरा पीएचडी कैटेगरी क्वालिफाई हो जाएगा, मेरा नेट कैटेगरी क्वालिफाई हो जाएगा। एक ही तरीका है कि आपको टॉप स्कोरर बन के जाना है। आप अप्लाई करेंगे तब यूनिवर्सिटी से इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आना है, अदरवाइज यूनिवर्सिटी कॉल ही नहीं करेगी लो स्कोर पर। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जब से ये है कि आपको इस एग्जाम में टॉप स्कोरर बनना ही है अगर आपको अच्छी जगह पीएचडी लेना है। आगे का रास्ता यहीं से खुलना है, आगे का रास्ता यहीं से है। आप मतलब ऑप्शन तो है कि हाँ पीएचडी एंट्रेंस क्वालिफाई, पीएचडी एंट्रेंस बहुत लोग क्वालिफाई, उसमें नंबर ही नहीं आएगा, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। बाकी सर तैयारी में मैं सच बताऊं तो अगल बगल थोड़ा दोस्त अच्छे रखिए जो आपको बताता रहे कि हाँ यूट्यूब पर ये वीडियो अच्छा चल रहा है। जैसे मेरे किसी दोस्त ने बताया कि प्रदुम सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखा सर, उसके बाद में टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लिया। बाकी माता पिता खेतिहर परिवार से हैं हम लोग, तो जो है माता पिता की वजह से, हमारी माता संस्था नवोदय विद्यालय की वजह से कि आगे का रास्ता मैं देख पाया और यहाँ आगे संघर्ष कर रहे हैं, बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, विश्वास है। थैंक यू सो मच।
आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि एंड हरिकेश कि आप यहाँ आए और अपनी जो भी आपने अपने जर्नी यहाँ शेयर की। और आप लोग भी शिद्दत से पढ़िए, आने वाले दिनों में आपसे ही मिलने का मौका मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। नेट जेआरएफ लेके आप जून में जेआरएफ लेने के बाद आप सभी लोग मिलने आएंगे, बहुत इंतजार रहेगा आप सभी का। तो सकारात्मक रूप से पढ़िए, शिद्दत से पढ़िए, मेहनत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, रिजल्ट अपने आप आपका सही आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, कभी भी लगे कि हाँ पढ़ने में कुछ कमियां आ रही हैं, कुछ सही रास्ता नहीं दिख रहा है, कुछ डिमोटिवेशन आ रहा है, तो हरिकेश और ऋषि की बातें सुन के कहीं ना कहीं आपके अंदर फिर से पढ़ने की हिम्मत जो है जाग जाएगी। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।